नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज के हमारे इस एमसीक्यू वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है IMNCI, द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जैसा कि सिलेबस के अंदर मेंशन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर IMNCI प्रोग्राम जो है वो अलग से वहां पे मेंशन है और इससे कई सारे एमसीक्यू जो है एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर विद रैशनली हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। और मैक्सिमम लोग जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम जो है एक बेहतरीन क्लास की, एक बेहतरीन सेशन की, जो हाफ एन आवर का अपना सेशन रहेगा उसकी शुरुआत कर पाएंगे। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको तुरंत आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास का शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन थॉट के साथ में। और आज का हमारा थॉट है एक वादा करो। आज मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा और ये वादा है कि एक वादा करो कि बस तुम पीछे मत हटना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है लाइफ के अंदर कि जब भी आप लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तो दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, असफलताएं आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, ऑब्स्टकल्स, बाधाएं आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगी, कई सारी मुसीबतें जिंदगी के अंदर आएगी और वो आपको इतने अच्छे से लपेट लेगी कि आपको एक बार तो लगेगा कि बस अब सब हो गया, अब कुछ भी अच्छा लाइफ में नहीं हो सकता। उस समय एक बात याद रखना, एक वादा आज करके रखना आप मेरे से, और वो वादा याद रखना कि तुम पीछे मत हटना। अगर तुमने ठान लिया है कि करना ही करना है तो कितनी ही बाधाएं, चाहे वो 1 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, 1 खरब हो, कितनी ही बाधाएं हो, आप उसको पार कर सकते हो क्योंकि आप लोगों ने ठाना है तो आप ही उस चीज को कर पाओगे। तो बस इसी वादे को लेने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में शुरुआत करता हूं इस बेहतरीन सेशन की। बस आप फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने वादे पे अडिग रहिएगा और एक बेहतरीन तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा ताकि आप जो है अपने आप को एक बेहतरीन भविष्य की तरफ ले जाएं और उस दिन हमारा एक्चुअल अचीवमेंट होगा जो कि हमने ठान रखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला एमसीक्यू आज के इस वीडियो सेशन का, जैसा कि टॉपिक का नाम है IMNCI, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है, IMNCI स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म होता है IMNCI का, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। IMNCI इज स्टैंड फॉर, फर्स्ट इज द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। IMNCI का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। और ऐसे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं अगर अपने को फुल फॉर्म पता नहीं हो, क्योंकि हमें अगर एन का पता नहीं कि वहाँ नियोनेटल होगा या न्यूबॉर्न होगा, आई का अगर हमें पता नहीं हो कि वहाँ पे इलनेस होगा या इन्फेक्शन होगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखो बाकी सारे वर्ड सेम है, यहाँ पे नियोनेटल लिखा हुआ है ये सेम है, लेकिन यहाँ दो में न्यूबॉर्न लिखा हुआ है। तो IMNCI की अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ी जिसमें न्यूबॉर्न तो नहीं होता है, इसलिए सी और डी तो वैसे ही खोटे हो गए। अब जो ये आई है लास्ट वाला, इसमें यहाँ इलनेस लिखा हुआ है, यहाँ इन्फेक्शन लिखा हुआ है, फर्क इतना सही होता है एग्जाम के अंदर और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन नहीं होता है, इलनेस का ट्रीटमेंट होता है। सो न तो ये इन्फेक्शन है न ये न्यूबॉर्न है, इसलिए बी, सी और डी जो है ये तीनों ही खोटे जवाब रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। मैक्सिमम पीपल ने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ए इज द करेक्ट वन। IMNCI is stand for Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness। क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे केयर देते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। IMNCI एक प्रोग्राम है RCH सेकंड, उसके अंतर्गत इसको इजाद किया गया था और इंटीग्रेटली मैनेज किया है यहाँ पे नियोनेटल और चाइल्डहुड इलनेस को। 5 साल से छोटे बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है, 0 to 2 months और 2 months to 5 year, ऐसी दो कैटेगरी इसके अंदर बनाई गई है। और कॉमन होने वाली जो डिजीज होती है उन डिजीज के प्रिवेंशन के लिए ये स्टैंड लिया गया था, IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर करते हैं यहाँ पे, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको स्किल प्रोवाइड करना, जो कि जो भी ड्रग्स होती है, फार्माकोलॉजी जो ड्रग्स होती है उनकी अवेलेबिलिटी कराना, और इसके अलावा कम्युनिटी जो है उसका बिहेवियर जो है उसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफ ए
चिल्ड्रन और न्यूनेटल। इससे क्या होगा, इससे हम जो है जितनी भी न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है या चाइल्डहुड मोर्टिलिटी रेट है उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ चीजों पे आईएमएनसीआई ने काम किया और रिड्यूस किया मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है आईएमएनसीआई, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंक्लूड्स ऑल, सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के। ये सवाल मल्टीपल टाइम आस्क क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। डिजीज कंडीशन से संबंधित है, आईएमएनसीआई में कौन कौन सी बीमारियां आती है और कौन सी नहीं आती है, इसके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट लिखा हुआ है मलेरिया, सेकंड है रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, थर्ड है डायरिया और फोर्थ वन है ट्यूबरकुलोसिस। आईएमएनसीआई जो प्रोग्राम है आईएमएनसीआई, उसके अंतर्गत जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, आईएमसीआई जो प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट इसीलिए किया गया था ताकि वहां पे उस स्ट्रेटजी के थ्रू रिड्यूस किया जाए मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी, है ना, किसकी, चाइल्डहुड इलनेस की। चाइल्डहुड जो बच्चे हैं उनकी मोर्टिलिटी और मोर्बिलिटी कम की जाए बाय मिनिमाइजिंग मेजर कोज ऑफ इलनेस, जो इलनेस के मेजर कोज है उनको मिनिमाइज कर दो, उनको रोक दो। इससे क्या होगा, इससे चाइल्डहुड के इन्फेक्शन और इलनेस से होने वाली मेजर प्रॉब्लम जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। इसके अंदर जो क्यूरेटिव कंपोनेंट थे, जो जो बीमारियां थी, उन बीमारियों के अंदर एक बीमारी थी यहाँ पे डायरिया, है ना, उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। याद रख लीजिएगा इनको, आईएमएनसीआई में कौन कौन सी डिजीज है, एक डायरिया को वहां पे इंक्लूड किया गया था। मीजल्स के ऊपर काम किया गया था, मीजल्स, और इसके अलावा न्यूमोनिया के ऊपर काम किया गया था, न्यूमोनिया, उसको मिनिमाइज करना, मीजल्स को, डायरिया को, मलेरिया, इससे होने वाली जितनी भी मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी है ना, मलेरिया, उसको मिनिमाइज करना। और इसके अलावा सीवियर माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों के अंदर मेजर प्रॉब्लम है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, उस माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देना पेरेंट्स को। तो जो आईएमएनसीआई प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत जो डिजीज जिसको प्रिवेंट करना था, क्योर करना था, क्यूरेटिव कंपोनेंट जो थे मैंने जिनको मैनेज करना था, उनमें डायरिया, मीजल्स, न्यूमोनिया, मलेरिया, सीवियर माल न्यूट्रिशन और इसके अलावा न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ये चीजें करनी थी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मलेरिया है, इसको इंक्लूड किया गया है, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, इसको इंक्लूड किया गया है, और डायरिया यहाँ पे इंक्लूड है। तो डायरिया है, निमोनिया है, मलेरिया है, मतलब ए बी और सी तीनों आईएमएनसीआई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आईएमएनसीआई में नहीं आती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये आईएमएनसीआई में काउंट नहीं होगी। अब आप कहोगे सर ये भी तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो बच्चों में कॉमन होने वाला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात करें तो एक्चुअली में लंग्स की इन्फेक्टेड लंग्स की बीमारियों के अंदर निमोनिया कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस कॉमन नहीं है। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस आईएमएनसीआई प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, बाकी तीनों चीजें इंक्लूड है। तो ए बी और सी यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसलिए डी यहाँ पे आंसर बनेगा। आईएमएनसीआई जो प्रोग्राम है उसमें यंग इन्फेंट और चिल्ड्रन जो है उनका असेसमेंट करना, उनकी इलनेस को क्लासीफाई करना, जो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, उनके ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करना, और इन्फेंट और चिल्ड्रन दोनों को ट्रीट करना, मदर को काउंसलिंग करना और फॉलो अप केयर देना, ये सब चीजें आईएमएनसीआई के अंदर इंक्लूड की गई थी। आईएमएनसीआई के मेजर हाइलाइट्स जो है उसके अंदर जो न्यूनेटल एज होती है, फर्स्ट 7 डेज की एज है, उसके लिए सारे प्रोग्राम बनाना। इसके अलावा मलेरिया, एनीमिया, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, इम्यूनाइजेशन, इन सब के लिए नेशनल गाइडलाइन जो है वो बनी है, उसको कॉपरेट करना, ट्रेनिंग देना हेल्थ वर्कर को। और इसके अलावा जो है वहाँ पे हेल्थ वर्कर को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बेसिकली जो सिक और यंग इन्फेंट होते हैं, जो फर्स्ट 2 मंथ के बच्चे होते हैं, उनको ज्यादातर जो है प्रिवेंटिव तरीका और ट्रीटमेंट तरीके के बारे में बताना। और इसके अलावा एक ट्रेनिंग टाइम वहाँ पे देना सिक और यंग इन्फेंट बच्चों के केयर का, ताकि उसकी स्किल जो है वो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके अंदर डेवलप की जाए, ताकि जो है बच्चों की मैक्सिमम जो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था वो था डी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। तो आईएमएनसीआई आपको क्लियर होना चाहिए, आरसीएस सेकंड के अंदर इंक्लूड एक प्रोग्राम का नाम है। नेक्स्ट है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आरसीएच प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एसेंशियल कंपोनेंट क्या है आरसीएच प्रोग्राम के इंडिया के अंदर, सारे ही है एक को छोड़ के, ये यहाँ पे क्वेश्चन है अगला। एसेंशियल कंपोनेंट सारे ही है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है और कौन कौन से है। फर्स्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी,
सेकंड वन है मैटरनल केयर इंक्लूड एंटीनेटल डिलीवरी एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी ऑफ हार्ट and management of reproductive tract infection and sexually transmitted infections। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आरसीएच प्रोग्राम जो है उसका असेंशियल कंपोनेंट पूछा है एक को छोड़ के, इसका मतलब जो चार ऑप्शन है उसमें तीन तो आरसीएच के कंपोनेंट है, एक नहीं है। तो देखिएगा जो आरसीएच है दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो आरसीएच प्रोग्राम था उसके कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके कंपोनेंट के अंदर सबसे बेसिक कंपोनेंट जो थे वो मदर और चाइल्ड से संबंधित जो था वो इंटीग्रेटेड पैकेज सर्विस थी मदर और चाइल्ड के प्रति, जो आईएमएनसीआई भी इसके अंदर आता है। तो मदर और चाइल्ड की इंटीग्रेटेड जो पैकेज सर्विस है वो इसके अंदर इंक्लूड थी। तो ये तो इसके अंदर आरसीएच के अंदर आता है ना। इसके अलावा इतना ही नहीं था, इसके अलावा जो एमटीपी सर्विसेज है पीएससी लेवल के ऊपर और सेफ अबॉर्शन है वो इसके अंदर आता है। तो जैसा ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये कैसे करते हैं एमटीपी के द्वारा और सेफ अबॉर्शन करा के, इसका मतलब ये तो आरसीएच सर्विस के अंदर कंपोनेंट के अंदर आता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट इसका जिसके अंदर जितनी भी एंटीनेटल इंट्रानेटल और पोस्टनेटल जो केयर होती है वो मदर को प्रोवाइड करना होता है, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है मैटरनल केयर, जिसमें एंटीनेटल इंट्रानेटल जिसको डिलीवरी बोलते हैं और पोस्टनेटल सर्विस वो सारी प्रोवाइड आरसीएच प्रोग्राम में इंक्लूड है। और एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की कंट्रोल और प्रिवेंट करना जितनी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीआईज ये भी इसके अंदर कंपोनेंट में आता है। तो वो था। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा एडोलसेंट हेल्थ के बारे में यहाँ पे जोर दिया गया था, अर्बन स्लम एरिया की इनको सर्विसेज देना, क्वालिटी इंप्रूव करना सर्विसेज की। इसके अलावा सब सेंटर में जो भी प्लान है जो अनमेट हो रहे हैं उनको इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वहां पे बनाना और जेंडर सेंसिटिवनेस जो है उसके बारे में सोचना और पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर था। तो ये सब चीजें तो थी, लेकिन जो रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी टू हाफ ये इस आरसीएच प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। कुछ एक लोगों ने ठीक जवाब दिया, बाकी सबका खोटा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। और सी क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी टू हाफ। अंडर 5 मोर्टेलिटी टू हाफ जो है उसको रिड्यूस करने का जो कंपोनेंट है वो आरसीएच के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये जवाब बना ए बी और सी, जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना और मैनेज करना, एंटीनेटल इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर मैटरनल केयर देना मदर को, ये और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इंफेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन जो है उनका मैनेजमेंट करना आरसीएच प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट में एसेंशियल कंपोनेंट में इंक्लूड किया गया है। लेकिन सी जो रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी है वो इंक्लूड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है, 7 क्लीन ऑफ सेफ एंड हाइजीनिक बर्थ प्रैक्टिस इंक्लूड। ऑप्शन देखिएगा फिर अपन इसको डिटेल से पढ़ें। क्लीन वॉल एंड क्लीन फ्लोर, क्लीन टॉवल एंड क्लीन वाटर फॉर हैंड वॉशिंग, क्लीन बर्थ कैनाल एंड क्लीन कोल्ड सरफेस, क्लीन माइंड एंड क्लीन एनवायरमेंट। क्या है बेसिकली क्लीन, ये क्लीन वर्ड कहां से आया और ये क्या है? तो हम सब ने सुन रखा है 5 क्लीन्स के बारे में, आपने सुना होगा, कई बार हमने पढ़ा है इसको। 5 क्लीन याद रख लीजिएगा, सवाल पूछा जाएगा। 5 क्लीन्स हमने पढ़ा है जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर। तो न्यूनेटल टिटनस जो होता है, नॉर्मली न्यूनेटल टिटनस कोड कटिंग के बारे में हम सोचते हैं, उस समय हम न्यूनेटल टिटनस या टिटनस न्यूनेट्रम जो होता है उसके प्रिवेंशन के लिए 5 क्लीन टेक्निक वहां पे चलती है, 5 क्लीन्स कहते हैं उसको। 5 क्लीन में क्या क्या है, जो डिलीवरी सरफेस है, डिलीवरी सरफेस वो क्लीन होनी चाहिए, पहला क्लीन होता है क्लीन डिलीवरी सरफेस। दूसरा क्लीन होता है क्लीन हैंड, हैंड जो है वो क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ये दूसरा क्लीन होता है। तीसरा क्लीन होता है कोड कट, जिससे आप कोड को कट करोगे। कोड को कट किससे करते हैं, मान लो आप ब्लेड से कर रहे हैं, तो ब्लेड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, सीजर है अगर आपको अम्बिलिकल कोड सीजर, तो वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो कोड कटिंग कटर जो होता है, जो ब्लेड या इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा कोड टाई, जिससे आप कोड को क्लैंप करोगे, टाई करोगे, वो क्लीन होना चाहिए, कोड टाई। और लास्ट में जो कोड स्टंप बचता है, कोड स्टंप जो बच्चे से अम्बिलिकल कोड अटैच रहेगी उसको कोड स्टंप कहते हैं, वो कोड स्टंप जो है वो भी क्या होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का एप्लीकेंट नहीं करना होता है। तो 5 क्लीन में क्या आते हैं, एक तो डिलीवरी सरफेस, एक जो डिलीवरी करा रही है बर्थ अटेंडेंट जो है उसके हैंड क्लीन होनी चाहिए, एक जिससे आप कोड को कट करेंगे वो ब्लेड क्लीन होना चाहिए,
जिससे कोड को टाई करोगे वो कोड टाई क्लीन होना चाहिए, और जो स्टंप है ना, जो स्टंप है, जो पीछे बचेगा जो स्टंप, वो क्लीन होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का एप्लीकेशन आपको नहीं करना है। ये 5 क्लीन टेक्निक जो है वो काम में लेनी होती है नियोनेटल टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल टिटनस। हालांकि कभी कभी इन 5 क्लीन की जगह 3 क्लीन प्रैक्टिस भी चलती है। उस 3 क्लीन में क्या बोल देते हैं कि साहब डिलीवरी सरफेस क्लीन होनी चाहिए, हैंड क्लीन होने चाहिए, और कोड केयर होना चाहिए। कोड केयर में तीनों चीज आ रही है, कोड को कट करना, कोड को टाई करना, और कोड के स्टंप की केयर करना। तो कट, टाई और स्टंप तीनों केयर में आ जाते हैं। तो इन तीनों को मिला के कोड वाले कंपोनेंट को एक बना देते हैं, और डिलीवरी सरफेस एक कंपोनेंट हो गया और हैंड एक हो गया। तो ऐसी 3 क्लीनेस टेक्निक भी बोला जाता था पहले इसको, कभी कभी कहीं ये भी बोला जाता है 3 क्लीन टेक्निक, और ज्यादातर यूज करते हैं हम 5 क्लीन टेक्निक। लेकिन अब एक और नया कंसेप्ट हो गया 7 क्लीन टेक्निक, है ना, 7। तो इसमें 2 और ऐड हो गई। अब सवाल ने यही पूछा है कि जो 7 क्लीन टेक्निक है सेफ हाइजीन और बर्थ प्रैक्टिस की, उसमें क्या इंक्लूड है, मतलब वो 7वें जो 7 जो किया है, 5 से 7 जो हो गया है, तो वो जो 7 हुआ है वो 7 में 2 इंक्लूड हुआ है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 होता है। तो 2 क्या ऐड हुआ है, तो 2 जो ऐड हुआ है वो एक तो हुआ है क्लीन वाटर, एक तो क्या ऐड हुआ है क्लीन वाटर, वो होना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ है क्लीन टॉवल, मतलब जो जो हैंड है, उन हैंड को वॉश करने का जो वाटर होता है वो क्लीन होना चाहिए, और उसको हैंड को ड्राई करने के लिए जो टॉवल है वो क्लीन होना चाहिए फॉर हैंड वॉशिंग। अगर वो बर्थ अटेंडेंट जो अपने हैंड को क्लीन कर रही है, उसके हैंड का क्लीन किया, मान लो उसने गंदे वाटर से हैंड क्लीन कर दिया तो क्लीन नहीं होगा। तो जो हैंड का क्लीन करने का वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, और टॉवल जिससे वो हैंड को साफ करेगी या बच्चे को हैंडल करेगी वो क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन वाटर फॉर हैंड वॉशिंग एंड क्लीन होना चाहिए टॉवल। तो ये 2 और इंक्लूड करके अब ये क्या होगी 7। सो द करेक्ट आंसर इज बी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल खोटा है। कई लोगों ने बोला बर्थ कैनाल क्लीन होना चाहिए, तो बर्थ कैनाल को क्लीन आप नहीं कर सकते, वो क्लीन में नहीं आता है। और क्लीन कोड सरफेस नहीं होता है, कोड स्टम्प जो है उसको आपको ड्राई रखना होता है, क्लीन रखना होता है। माइंड और एनवायरमेंट जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, अपने मन के मालिक हम खुद है, उसको क्लीन भी रख सकते हैं, उसको गंदा भी रख सकते हैं। आप कैसा भी सोच सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इंसान के प्रति, है ना। कई बार मैंने ऐसा एहसास किया कि जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या कुछ ऐसे वहां पे कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता है, फालतू में क्यों करते हो ये मतलब इस तरीके के दिमाग में भी थॉट आते हैं लोगों के। तो इससे हमें कुछ ना फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें अपना काम कैसे करना है या क्या करना है। लेकिन छोटा सा सुझाव है उन लोगों के लिए कि आपका दिमाग या माइंड जो है उसको प्लीज क्लीन रखे, क्योंकि जिस भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है उसके अंदर हमारा इतना सा तो फर्ज बनता है। हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप लोगों से कि आपका इतना सा तो फर्ज बनता है कि अपने माइंड को क्लीन करिए, अपने माइंड को अच्छा बनाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा पढ़िए, है ना। तो आप शायद अच्छा भविष्य बना पाएंगे। बाकी इन चीजों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ना आपको कोई फर्क पड़ेगा ना हमें कोई फर्क पड़ेगा, इस दुनिया में किसी आदमी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप अच्छे बनेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छा बनेगा, आप अगर बुरे बनेंगे तो आपके जिंदगी के ऊपर ही बुरा इफेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए माइंड हमेशा क्लीन होना चाहिए। हालांकि ये क्लीन प्रैक्टिस में नहीं आता है, लेकिन अपने को बाय डिफॉल्ट माइंड को क्लीन रखना होता है, ना बुरा सोचना करना तो दूर की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। Elemental iron and folic acid contents of a pediatric iron folic acid tablet supply under RCH program। RCH program के अंदर जो आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लाई होती है, उसमें एलिमेंटल आयरन और फोलिक एसिड जो है वो कंटेंट कितना होता है मिलीग्राम के अंदर, माइक्रोग्राम के अंदर जो भी कंटेंट रहता है वो कितना होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा आयरन हमेशा मिलीग्राम में होता है और फोलिक एसिड हमेशा माइक्रोग्राम में होता है। तो वो कितना होता है किसके लिए, पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में, कंटेंट ऑफ पीडियाट्रिक पूछा है यहाँ पे, है ना। तो पीडियाट्रिक आयरन फोलिक एसिड आपको यहाँ पे बताना है। सवाल को पकड़ना जरूरी है। आप पीडियाट्रिक का पूछे एडल्ट का ठोके आ जाओगे, सवाल खोटा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो उस पॉइंट को जरूर पकड़े जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। और भगवान की कसम ये जो छोटे वर्ड होते हैं ना ये दिखते नहीं है आपको एग्जाम के अंदर। आपको पीडियाट्रिक दिखेगा नहीं, बाहर आके बोलोगे सर एक सवाल आया था आयरन फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूछी थी मैं सही करके आया। किसकी पूछी थी, एडल्ट की पूछी थी पीडियाट्रिक की, ओ तेरी, ये तो मैंने सर देखा ही नहीं। कुछ तो पूछा था, अब उसमें एक कहेगा एडल्ट होगा, एक कहेगा नहीं नहीं पीडियाट्रिक था, एक देखा नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को, अपने को जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना ना, एग्जाम ही तो देना है ना। तो रुके, सोचे, समझे, उसको पढ़े, देखे, आंख खोल के देखे और फिर आगे बढ़े, है कि नहीं। तो पीडियाट्रिक का यहाँ पे पूछा है आपको
20 milligram iron and 100 microgram folic acid, 40 milligram iron and 100 microgram folic acid, 40 milligram iron and 50 microgram of folic acid, 60 milligram of iron and 100 microgram of folic acid। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। आईएफए आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो दिया जाता है आरसीएच के अंदर, पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में उसका एलिमेंटल आयरन जो है वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और एडल्ट दोनों का, अगर आपको यहीं पे एडल्ट का पूछा जाता, किसका पूछा जाता? एडल्ट का, तो एडल्ट का आपको याद रखना है 100 मिलीग्राम तो क्या होता है? 100 मिलीग्राम तो क्या होता है? आयरन। 100 मिलीग्राम तो क्या होता है? आयरन। और 500 माइक्रोग्राम, कितना? 500 माइक्रोग्राम, इसका मतलब आधा मिलीग्राम। 500 माइक्रोग्राम क्या होता है? फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? एडल्ट की। 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, ये एडल्ट को जो टेबलेट दी जाती है आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत उसके कंटेंट के अंदर होता है 100 मिलीग्राम आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। इस एडल्ट से 5 गुना कम होता है पीडियाट्री के अंदर, मतलब बच्चा जो होता है उससे एडल्ट को 5 गुना दिया जाता है। तो अगर 100 को आप 5 से भाग करें तो कितना आएगा? 20 मिलीग्राम, 5 टाइम्स। और 100 में 5 को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 100 माइक्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। पीडियाट्रिक जो डोज होती है वो एडल्ट से 5 गुना कम होती है, 5 टाइम्स लेस। तो 100 का 5 गुना कम हो जाता है 20, और 500 का 5 गुना कम हो जाता है 100। सो द करेक्ट आंसर इज ए, कि 20 मिलीग्राम तो आयरन देंगे और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देंगे। आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत जो सप्लाई की जाती है आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट की, वो एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर अलग अलग है, 20 मिलीग्राम आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। नेक्स्ट है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस डिफर्स फ्रॉम IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। IMN नहीं है यहाँ पे, CI है, तो न्यूनेटल वर्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो जो IMNCI है वो IMCI से डिफर है, अलग है। तो क्या चीज दोनों के अंदर डिफरेंस पैदा करती है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। दोनों के अंदर क्या चीज डिफरेंस पैदा करती है? IMCI से अलग कैसे है, क्या डिफरेंस है? IMCI का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, और IMNCI हो गया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक को छोड़ के बाकी डिफरेंस है। मलेरिया एंड एनीमिया आर इंक्लूड, 0 to 7 days infant are include, sick neonate are preferred over sick older children, treatment is not aimed at more than one disease at a time। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा हुआ है। किसी भी तरीके का आइडिया लग रहा हो आपका, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। IMNCI डिफर है किससे? IMCI से। तो सवाल ने ये पूछा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिएगा, जो IMNCI है, जो इंडियन एडेप्टेशन किया गया था, IMCI को इंडिया ने IMNCI के नाम से अडेप्ट किया, उसकी मेजर हाईलाइट के अंदर इंक्लूड किया गया था अर्ली न्यूनेटल एज को, जो 0 to 7 डेज की होती है ना। अर्ली न्यूनेटल एज जो 0 to 7 डेज की होती है वो इंक्लूड किया गया था। इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक्सेप्ट में नहीं आएगा, ये डिफर है, मतलब इसको इंक्लूड किया गया था, 0 to 7 डेज एज को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा इनकॉर्पोरेट यहाँ पे देखा गया था नेशनल गाइडलाइन जो भी थी मलेरिया की, एनीमिया की, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, उसको इनकॉर्पोरेटिंग किया गया था। ट्रेनिंग दी गई थी हेल्थ केयर वर्कर को, ताकि सिक और यंग चिल्ड्रन जो कि 2 महीने के रहते हैं उनको केयर, उनके प्रति ट्रेनिंग दी गई थी। और एक प्रपोजल ट्रेनिंग का था टाइम डिवोट ऑफ सिक एंड यंग चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट उनको इक्वल जो है वो ट्रीट करना और स्किल बेस उनके प्रति डेवलप कराना। तो 0 to 7 डेज इसको इंक्लूड किया था। मलेरिया और एनीमिया को इंक्लूड किया, ये नई स्ट्रेटजी थी, उनको इंक्लूड किया गया था। और ट्रीटमेंट नॉट एम्ड एट मोर देन वन डिजीज, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये चीजें डिफर थी किससे? IMCI से। लेकिन ये नहीं था कि सिक न्यूनेट आर प्रिफर्ड ओवर सिक ओल्डर चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिक न्यूनेट है उसको प्रेफरेंस दी गई थी सिक ओल्डर चिल्ड्रन से। तो ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि उन दोनों को इक्वली ट्रीट करने का कंपोनेंट था, है ना। ये डिफर नहीं था कि इनको इस तरीके से लिया गया था। इनमें क्या डिफरेंस था कि जो न्यूनेट और ओल्डर चिल्ड्रन है उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होता है, इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से करेंगे, पर इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, प्रायोरिटी कुछ नहीं होगी वहां पे। सो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट का था।
तो आईएमएनसीआई आईएमसीआई से डिफर है सब चीजों में, मतलब ए बी और डी ये तीनों डिफरेंस है, ये आईएमसीआई में नहीं थे, आईएमएनसीआई में इंक्लूड करके इसको इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये डिफर नहीं है, मतलब इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है सी। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया लेकिन मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया। नया चीज है, हम नहीं सीखा है, तो उसको जरूर समझें और सीखें ताकि अगली बार ये गलत कभी भी नहीं हो, इस बात का जरूर ख्याल रखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान आपको बेहतरीन भविष्य प्रदान करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to IMNCI, that is Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness, fast breathing in 5 month, 5 महीने के बच्चे में, IMNCI में 5 महीने के बच्चे में फास्ट ब्रीदिंग जो है उसको कैसे डिफाइड करते हैं? फास्ट ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? मोर देन 30 ब्रेथ पर मिनट, मोर देन 40 ब्रेथ पर मिनट, मोर देन 50 ब्रेथ पर मिनट और मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट। यहाँ पे बहुत क्लियरली पूछा है फास्ट ब्रीदिंग, जिसको हम टेकिपनिया के नाम से जानते हैं। तो टेकिपनिया किसको बोलेंगे? 5 महीने के बच्चे के अंदर टेकिपनिया की क्या डेफिनेशन होगी? फास्ट ब्रीदिंग किसको बोला जाएगा? इसका डेफिनेशन क्या है? तो वैसे तो टेकिपनिया की डेफिनेशन हर उम्र में हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द आईएमएनसीआई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, वहां पे फास्ट ब्रीदिंग जो है वो हर उम्र के हिसाब से थोड़ा डिफर है। हालांकि एक बड़ा थ्योरी है, लेकिन उसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। ये सवाल जो है वो रिपीटेडली आता है, इससे पूछा जाएगा। तो अगर 5 महीने के बच्चे के अंदर टेकिपनिया आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोर देन 50 ब्रेथ पर मिनट। तो द करेक्ट आंसर इज सी, है ना, डी खोटा जवाब है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट न्यू बोर्न का जो होता है वो 30 टू 60 होता है। कितना होता है? 30 टू 60 ब्रेथ पर मिनट। ऑन एंड एवरेज 40 ब्रेथ पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा न्यू बोर्न नहीं है, वो 5 महीने का, इसलिए आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग 5 महीने के बच्चे के अंदर 50 से ज्यादा ब्रेथ पर मिनट जो है अगर रेस्पिरेशन है तो उसको हम क्या इंक्लूड करेंगे? टेकिपनिया या फास्ट ब्रीदिंग, जिसको टेकिपनिया बोलते हैं। टेकी मतलब फास्ट, निया मतलब ब्रीदिंग। तो फास्ट ब्रीदिंग बोलो या टेकिपनिया बोलो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए 5 महीने के बच्चे के अंदर फास्ट ब्रीदिंग, न्यू नेट में पूछे तो डेफिनेटली 60 से ज्यादा ही होगा एक न्यू बोर्न में बर्थ के समय। लेकिन 5 महीने का बच्चे का अगर पूछा जाए, जो दो इसके कंपोनेंट है 0 to 2 मंथ और 2 मंथ टू 5 ईयर, तो 0 to 2 मंथ में तो डेफिनेटली मोर देन 60 होगा। लेकिन 2 महीने से बड़ा 5 महीने का बच्चा है तो मोर देन 50 ब्रेथ पर मिनट। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अंडर द आरसीएच प्रोग्राम इंटरवेंशन डन इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, किस डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत इंटरवेंशन लिए गए हैं? किसके अंदर? आरसीएच प्रोग्राम के अंदर। आरसीएच प्रोग्राम के अंदर पहला है इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज, ओआरएस थेरेपी, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। अंडर द आरसीएच प्रोग्राम इंटरवेंशन डन किए जाते हैं इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, मतलब सारे इंटरवेंशन लिए गए हैं आरसीएच प्रोग्राम में। एक को डिस्टिंक्ट किया, एक को एक्सक्लूड करके यहाँ पे बात करें अपन, तो जो इंटरवेंशन लिए गए आरसीएच प्रोग्राम के अंदर उसमें इम्यूनाइजेशन इंक्लूड है, ओआरएस थेरेपी डायरिया के लिए होता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन होता है, एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी जो है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रहेगा, है ना, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अंडर द आरसीएच प्रोग्राम इंटरवेंशन जो किए जाते हैं सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसमें इम्यूनाइजेशन, ओआरएस थेरेपी और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो कि बच्चों के लिए होता है वो आईएमएनसीआई के अंदर काउंट हो जाएगा। लेकिन आरसीएच के अंदर, सॉरी आरसीएच के अंदर, सवाल को वापस समझे, आरसीएच जो है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें मदर के ऊपर अभी हमने कहा था जोर दिया गया था, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, और उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ये आरसीएच के अंदर है। जबकि इम्यूनाइजेशन, ओआरएस थेरेपी, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है वो आईएमएनसीआई, जो आरसीएच का ही पार्ट है, लेकिन ये आईएमएनसीआई का इंपॉर्टेंट जो है चीजें रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली बच्चों के बारे में है ना, इम्यूनाइजेशन, ओआरएस थेरेपी और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। लेकिन ट्रीटमेंट और थेराप्यूटिक चीजें जो है एसटीडीज और जो है सेक्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है आरटीआईज उनको कहते हैं, ये आरसीएच प्रोग्राम के अंडर में है। तो सिलेक्टेड डिस्टिंक्ट्स क्या रहेगा? ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा से मैं बताता हूँ, आरसीएस प्रोग्राम में पूछा है कौन सा इंटरवेंशन जो है वो सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी जी आरसीएस प्रोग्राम के अंडर में रहता है।
इम्यूनाइजेशन, ओआरएस थेरेपी और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन किसके लिए है? बच्चों के लिए ज्यादातर, तो वो आईएमएनसीआई में प्रेफरेबिलिटी है, इम्यूनाइजेशन, ओआरएस थेरेपी और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, ए सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। ड्रग किट बी इज गिवन एट, ड्रग किट बी कहां पे दिया जाता है? ऑप्शन है पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, फर्स्ट रेफरल यूनिट लेवल, एफआरयूज। विच इज द करेक्ट वन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ड्रग किट बी जो है वो कहां पे दिया जाता है, किस लेवल पे दिया जाता है? पीएचसी, सब सेंटर, सीएससी या फर्स्ट रेफरल यूनिट लेवल। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिएगा, दो तरह के किट होते हैं, किट ए और किट बी, है ना। एक तो होता है किट ए और दूसरा होता है किट बी। ड्रग से संबंधित दो किट होते हैं, एक होता है किट ए और दूसरा होता है किट बी। किट ए जो होता है उसमें ओआरएस पाउडर, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट जो कि स्मॉल और लार्ज दोनों तरह की होती है, इसके अलावा आयरन फोलिक एसिड सिरप आती है, फोलिक एसिड टेबलेट आती है, इसके अलावा कोट्रीमोक्साजोल जो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए होती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में या एंटी फंगल सॉरी वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा जिंक टेबलेट, विटामिन ए की सिरप, ये सब वहां पे काम में लिया जाता है किट ए के अंदर। किट बी जो होता है जिसका यहाँ पे पूछा हुआ है, इस किट बी के अंदर मेथाइल इर्गोमेट्रिन टेबलेट और मेथाइल इर्गोमेट्रिन इंजेक्शन होता है, पैरासीटामोल टेबलेट और एल्बेंडाजोल और डाइसाइक्लोमिन तीन तरह की टेबलेट होती है, क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट होता है, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है, कॉटन बैंडेज होती है और एब्जॉर्बेंट कॉटन होते हैं। तो यहाँ पे किट बी का पूछा हुआ है जिसके अंदर ये सब चीज आती है, मेथाइल एर्गोमेट्रिन टेबलेट और इंजेक्शन, पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल और डाइसाइक्लोमिन टेबलेट, क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट, पोविडोन आयोडाइड ऑइंटमेंट, कॉटन बैंडेज और एब्जॉर्बेंट कॉटन। ये सब किस में आता है? किट बी के अंदर इंक्लूड होता है। अब सवाल ने तो इतना ही पूछा है कि ये कहाँ पे दिया जाता है ना। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको हम बोलते हैं? सीएचसी को। तो अगर ये दोनों मतलब इनमें से कोई एक टिक करना कभी भी मतलब दिमाग वाली बात नहीं होगी, तो ये तो खोटे ही हो गए वैसे भी, सी और डी तो। अब पीछे बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो द करेक्ट आंसर इज, जैसा कि कुछ लोगों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, इट्स सब सेंटर। तो बी बिल्कुल करेक्ट है, ए यहाँ पे खोटा जवाब है। करेक्ट आंसर इज बी, सब सेंटर लेवल के ऊपर ये दिया जाता है, किट ए और किट बी, सब सेंटर। और किट बी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ए में क्या क्या चीजें होती है, ये सारा हमने यहाँ पे डिटेल से अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सब सेंटर। आरसीएच प्रोग्राम इंक्लूड, आरसीएच प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? CSSM प्लस स्कूल हेल्थ, फर्स्ट है चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्लस स्कूल हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्लस फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्लस ओआरएस, और चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्लस निमोनिया कंट्रोल। कौन सी चीज इंक्लूड है आरसीएच प्रोग्राम के अंदर? एनी आइडिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना इस क्वेश्चन को और सही जवाब भी दिया है। देखिएगा, जब हम चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड की बात करते हैं तो उसका संबंध, सेफ मदरहुड जो है उसका संबंध और बच्चा भी सेफ रहेगा, इसका सीधा संबंध फैमिली प्लानिंग से होता है। स्कूल हेल्थ, ओआरएस या निमोनिया कंट्रोल प्लस में नहीं है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्लस फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से दोनों को फायदा है ना, मदर और बच्चे को, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो फैमिली प्लानिंग, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पेसिंग रखने के लिए, दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए फैमिली प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनेगा सीएसएसएम के। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड है सीएसएसएम प्लस फैमिली प्लानिंग, बी इज द करेक्ट वन, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्लस फैमिली प्लानिंग। Patient treated at home is allotted what color code according to the IMNCI color coding? IMNCI color coding के अंदर जिस बच्चे को होम बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, घर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस बच्चे में कलर कोडिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। IMNCI के अंदर जिस बच्चे को होम बेस घर पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसका कलर कोडिंग पूछा है। फटाफट से अपना जवाब पुट करिए, क्या कलर कोडिंग होना चाहिए जिस बच्चे को होम ट्रीटमेंट दिया जाता है? एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे पिंक, दूसरा ऑप्शन है रेड, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन, चौथा ऑप्शन है येलो। कौन सा कलर कोड आप काम में लेंगे? वो बच्चा जिसको होम पे ट्रीट किया जाता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस की कलर कोडिंग में होम पे ट्रीटमेंट करने वाले बच्चे का कलर कोड क्या रहेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा।
कौन कौन सी डिजीज थी आईएमएनसीआई में? डायरिया, मीजल्स, निमोनिया, मलेरिया, सीवियर माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, है ना। और होम में बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, होम में ट्रीट करते समय कलर कोडिंग। तो देखिएगा कलर का क्या कंसेप्ट है, 3 कलर यहाँ पे काम में लिए जाते हैं आईएमएनसीआई में। एक कलर होता है पिंक, दूसरा कलर होता है येलो, तीसरा कलर होता है ग्रीन। पाईजे, PYG है ये। तो पिंक, येलो और ग्रीन। जो पिंक कलर होता है ये प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। पिंक कलर उसको दिया जाता है जिस बच्चे में हम प्री रेफरल ट्रीटमेंट करके अर्जेंट रेफर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। पहले प्री रेफरल ट्रीटमेंट कर दिया आपने और फिर अर्जेंट रेफर किया हॉस्पिटल में, उस बच्चे को कौन सा कलर कोड देंगे? पिंक कलर कोड देंगे। दूसरा है वाई, वाई का मतलब है येलो। ये येलो जो कलर कोड है वो उन बच्चों में देंगे जिन बच्चों को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं पीएचसी के ऊपर, है ना, पीएचसी पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑन पीएचसी, कलर कोड रहेगा येलो। पिंक क्या है? पहले आप प्री रेफरल ट्रीटमेंट दे दो और फिर अर्जेंटली उसको क्या कर दो? हॉस्पिटल रेफर कर दो। और येलो कलर क्या है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे दो पीएचसी के ऊपर। तो पिंक और येलो तो नहीं बन सकता ना, तो पिंक बनेगा ना येलो बनेगा। रेड इसके अंदर नहीं आता, 3 ही कलर आते हैं ज्यादातर, है ना, रेड इसके अंदर काउंट नहीं होगा, तो ये तो गलत ही हो गया। लास्ट क्या बचा? ग्रीन। और ग्रीन वो कलर है जिसमें बच्चे को हम क्या ट्रीट करते हैं? होम बेस्ड मैनेजमेंट देते हैं। इस बच्चे का होम बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं। होम बेस्ड मैनेजमेंट वाले बच्चे का जो कलर कोड है वो यहाँ पे आईएमएनसीआई में क्या इंक्लूड किया गया है? ग्रीन कलर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना इस क्वेश्चन को और बहुत ही अच्छे से जवाब भी यहाँ पे दिया है कि द करेक्ट आंसर इज सी। होम बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए ग्रीन कलर काम में लिया जाता है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन कलर जो है घर जाने को अलाउ करती है ना, ग्रीन कलर अगर लग रहा है तो आप जा सकते हैं, दैट मीन्स कि ये घर का कलर होता है, सेफ कलर होता है ग्रीन कलर, होम बेस्ड ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे सेफ है, इस बात को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आईएमएनसीआई टारगेट ग्रुप इज, आईएमएनसीआई जो है उसका टारगेट ग्रुप क्या है? अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 15 ईयर, अप टू 20 ईयर। आज के इस क्वेश्चन सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपने आईएमएनसीआई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस को समझ लिया है अभी तक जितना मैंने बताया आपको, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब तो बड़े अच्छे से दे सकते हो। हमने बार बार एक ही चीज का यहाँ पे जिक्र किया कि आईएमएनसीआई के अंदर 2 एज ग्रुप आते हैं स्पेशली, 0 to 2 months और 2 months to 5 years। ये 2 एज ग्रुप आते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड न्यूनेटल इलनेस के अंदर, 0 to 2 months एंड 2 months to 5 year। ये सवाल पूछा हुआ है, ऐसे 2 एज ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पे तो पूछा है कब तक इसको देते हैं, टारगेट ग्रुप क्या रहता है, तो जवाब क्या बन जाएगा? अप टू 5 ईयर, क्योंकि 5 साल के बाद में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आगे तो 10 साल, 15 और 20, ये तीनों ही खोटे जवाब है, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि 5, 10, 15 और 20 नहीं हो सकता। अप टू दी 5 ईयर करेक्ट आंसर है, तो ए यहाँ पे करेक्ट जवाब जाएगा। आईएमएनसीआई का टारगेट ग्रुप जो रहता है वो अप टू दी 5 ईयर्स तक रहता है, 5 साल की उम्र तक हम वहां पे यहाँ पे देते हैं, आईएमएनसीआई को में इंक्लूड करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट यूज इन एंटीनेटल मदर इन आरसीएच सेकंड इज, आरसीएच सेकंड के अंदर एंटीनेटल मदर के अंदर कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है? आरसीएच सेकंड में एंटीनेटल मदर का स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन देखिएगा, हीमोग्लोबिन लेवल, आरएच डिटर्मिनेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच एंड यूरिनरी डिपॉजिट एनालिसिस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। जो भी एंटीनेटल मदर है, एंटीनेटल मदर जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें एंटीनेटल पीरियड के दौरान कौन सा इन्वेस्टिगेशन आरसीएच प्रोग्राम के अंदर, सेकंड प्रोग्राम के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में करवाया जाता है? आप बड़े आराम से इस सवाल के अंदर लॉजिक लगा सकते हैं कि एंटीनेटल पीरियड में किसी मदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है इन चारों के अंदर से, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप ऐसे पहचाने कि कौन सी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, एंटीनेटल मदर में क्या चीज इंपॉर्टेंट देखना जरूरी है? हीमोग्लोबिन लेवल, आरएच डिटर्मिनेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या यूरिनरी डिपॉजिट एनालिसिस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत अच्छे, कुछ लोग बिल्कुल बेसिक से सोचा उन्होंने और बेसिक से जवाब दिया, तो उनका जवाब बिल्कुल सही है कि जो भी एंटीनेटल मदर होती है, हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है और मदर ऑलरेडी एनीमिक है तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें हीमोग्लोबिन का लेवल वहां पे एंटीनेटल मदर में आरसीएस सेकंड के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में हम चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल एचबी कितना है मदर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज किया जाता है एंटीनेटल मदर के अंदर आरसीएच सेकंड प्रोग्राम के अंदर।
बहुत ही बढ़िया तरीके से कई लोगों ने आंसर दिया है। तो आज का हमारा एमसीक्यू सेशन यहीं तक। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना जरूर नहीं भूलें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत यूजफुल है, तो एक काम जरूर करिएगा, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाइएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो अगर आप सारथी बनेंगे, मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुंचाएंगे, तो आई थिंक कि वो जो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होएगा और कई सारे लोग इस बेहतरीन मटेरियल को पढ़ के अपनी लाइफ के अंदर कुछ सफलताएं शायद अर्जित कर पाए। और ऐसा अगर हमने किसी एक के लिए भी कर दिया, तो शायद अपने इंसान होने का फर्ज जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नए टॉपिक, जो कि आपके सीएचओ के सिलेबस के अंदर है। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ में बस आप ऐसे ही लगे रहिए और अपने टारगेट की तरफ हर रोज कुछ नया जोड़ते रहिए। डेफिनेटली एक दिन आप एक बेहतरीन भविष्य को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ में आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।